अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हिना एजाज। अगर आपको पता चले कि आप किसी मर्ज से बच सकते हैं तो आप क्या करेंगे? 2 मिनट के लिए सोचिए, खासकर अगर वो आपका बच्चा है और उसकी उम्र 5 साल से कम है। पोलियो, उसमें काफ़ी कमी तो नज़र आई, लेकिन फिर भी ये मर्ज नज़र आता है क्योंकि कुछ लोग थोड़ा घबराते हैं अपने बच्चों को पोलियो के कतरे देने से। अब जो कैंपेन आगे के लिए लॉन्च करने वाली है उसमें तकरीबन 40 मिलियन बच्चों को टारगेट किया जाएगा पाकिस्तान भर में, अक्रॉस पाकिस्तान, ऑल ओवर पाकिस्तान, जिन्हें ये पोलियो के कतरे फराहम किए जाएंगे। तो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। आज इस प्रोग्राम में इसी पर बात होगी और मेरे साथ पैनल पर मौजूद रहेंगे मुख्तलिफ मेडिकल एक्सपर्ट्स, जिसमें एक पीडियाट्रिशियन भी खास मौजूद हैं और वो बताएंगे कि किस तरह ये पोलियो के कतरे सेफ हैं। डॉक्टर मुदस्सिर, क्या ये बात ठीक है कि पोलियो का कोई ख़ास क्योर नहीं होता लेकिन उसे प्रिवेंट ज़रूर किया जा सकता है? इज़ दैट राइट? True, that's very true because polio ki vaccination to all over the world available hai, and everybody is giving that in the world. And all the countries in the world in 1998 there used to be 350,000 cases in the world in 125 countries. And today, only in 2019, the statistics of WHO shows that sirf 3 countries, Nigeria, Pakistan and Afghanistan are the only countries jiske mein ye abhi prevalent hai, magar cases phir bhi bahut kam ho gaye hain. And obviously vaccination is the only thing that how we can prevent it. Besides that, hygiene, personal hygiene and preventive measures are very important. Right. Dr. Usman, जो केसेस है, नंबर ऑफ केसेस सिंस 1994 जब ये पूरी ड्राइव, पोलियो इरेडिकेशन ड्राइव दुनिया भर में शुरू हुई, दुनिया के डेवलप्ड ममालिक, इन खास ममालिक को जिनके नाम भी डॉक्टर मुदस्सिर ने लिए, इधर मदद के लिए आए। पाकिस्तान में द नंबर ऑफ केसेस आहिस्ता आहिस्ता इतनी ड्रास्टिकली ड्रॉप किए हैं। किस तरह ये सब हुआ, अगर आप थोड़ा इस पर बात कर सकें? आई थिंक जी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो नेशनल ड्राइव है, जिसमें गवर्नमेंट्स ने मुख्तलिफ वक्तों के ऊपर जो हम अपने पोलियो ड्रॉप्स की एक वो मुहिम चलाते हैं और उसको वेरी रेगुलरली और बड़े रिलीजियसली हम उसे लेकर के चलते हैं, उसकी वजह से हुआ। और उसमें ना सिर्फ ये था कि गवर्नमेंट के जो इदारे थे उन्होंने इसके बीच में बहुत अच्छा काम किया, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया, जो कि हमें ये पोलियो ड्रॉप्स वगैरह देते हैं और वो ममालिक जहाँ से हम ये चीज़ें लेते हैं। और उसके अलावा जो लोगों का रिस्पांस था वो भी बहुत अच्छा रहा, स्पेशली कुछ जगहों के ऊपर तो बहुत ही अच्छा रहा। लोग खुद चाहते थे, खुद आते थे, सेंटर्स में भी आते थे और जो टीम्स आती थी उसको भी वो अप्रिशिएट करते थे कि जी वो आएँ, आके हमारे बच्चों को पिलाएं। और वो बच्चे जो नॉर्मली मिस हो जाते हैं, जिस तरह घरों में आ रहे हैं, नौकरों के बच्चे हैं या दूसरे हैं, उनको भी इसके बीच में शामिल किया, तो दैट लीड्स टू द सक्सेस स्टोरी जी। अच्छा, मेरा आप दोनों से सवाल है। सुना है, कहा जाता है, बल्कि एक फैक्ट है कि शायद 5 साल से कम उम्र बच्चों को ज्यादा खतरा होता है पोलियो होने का, ऐसा क्यों? ये जो डेवलपमेंटल चीज़ है जी, 5 इयर्स तक जो उसकी ग्रोथ बच्चे की होती है, दैट इज द, बिकॉज पोलियो इज अ वायरस दैट अफेक्ट्स द न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। द डेवलपमेंट चाइल्ड हैज़ अ, वो डेवलप कर रहा होता है अपना इम्यून सिस्टम या नर्वस सिस्टम को डेवलप कर रहा होता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस दे अफेक्ट अंडर द एज ऑफ 5 years. And not only that, it's 1 in 200 cases. 1 in 200 cases get leg paralysis. Not everybody get paralysis in that. ये इसके statistics हैं और इसमें से भी सिर्फ 5 to 10% children would die because of respiratory involvement. अगर उनके lungs involve हो जाएं, respiratory muscle involve हो जाएं, those are the children that die. But because of the developing nervous system, this virus affects the nervous system, and वो क्योंकि अभी develop नहीं हुआ होता, तो you just after 5 years of 5, you do get cases after the 5 years of age, मगर उसमें usually उनकी development होगी, इतना severe paralysis नहीं होता जितना कि younger बच्चों को होता है। अच्छा डॉक्टर उस्मान, आपकी बल्कि बेतहाशा सुना है कि नॉलेज है ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पोलियो। अब डॉक्टर मुदस्सिर जो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को भी पोलियो हो सकता है। द नंबर ऑफ केसेस आफ्टर द एज ऑफ 5, वो क्या कह लीजिए कि रेलेवेंट होंगे टू डिस्कस?
जी डेफिनेटली रेलेवेंट होंगे, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन और जो आपके एरिया के बीच में सेवेज सिस्टम वगैरह हैं वो किस तरह के हैं। नॉर्मली जो ये पोलियो का वायरस जो है जो फैलता है वो ओरोफिकल रूट जिसे हम कहते हैं कि जी पखाना वगैरह जो होता है जब वो करते हैं उसके बाद अगर हाथ प्रॉपरली ना धोए जाएं वो फिर बच्चे मुंह में डालते हैं और उसको लेकर के चलते हैं। दैट इज द मेजर रीजन। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी हम इसके ऊपर डाटा के ऊपर बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जी सिविज सिस्टम है जिसको हम मॉनिटर करते रहते हैं, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग होती है उसकी कि उसके बीच में कितना वायरस है। तो उसको कोशिश की जाती है कि उसको रिपीटेडली चेक किया जाए और उसको देखा जाए कि जी कितना है, उसमें क्या चांसेस हैं उसके होने के। तो नॉर्मली उसमें होता है और गवर्नमेंट इसके ऊपर भी बड़ी तवज्जो देती है। दे हैव सर्टन लैब्स जिसके बीच में इसको रिपीटेडली टेस्ट किया जाता है। अकॉर्डिंगली एरियाज जो हैं उनको एयर मार्क किया जाता है कि कहाँ पे हाई प्रेवलेंस है, कहाँ पे कम है। फिर अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो है अपने ये भी जो भी ऑपरेशंस करते हैं और फिर उसके बाद जो पोलियो की मुहिम जो है वो चलाई जाती है। और साथ साथ इस पे भी नज़र रखी जाती है कि जी बाहर के शहरों से आने वाले कितने लोग हैं, कौन से एरियाज हैं। तो इसमें बच्चे और बड़े सभी इन्वॉल्व होते हैं। तो मेरे ख्याल में जो 5 साल के बच्चे हैं जी उनको तो रेगुलरली कंटिन्यूसली जब भी हो, चाहे 1 महीने के बाद हो चाहे 3 महीने के बाद हो, पोलियो ड्रॉप्स जरूर पिलाने चाहिए आफ्टर द इनिशियल जो हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम ईपीआई के तहत हमारा चल रहा होता है। एट द सेम टाइम जो बड़े बच्चे हैं उनको भी देखना चाहिए कि जी व्हाट इज हैपनिंग टू देम। कोई ऐसा अगर सिम्टम डेवलप करते हैं, कोई मस्कुलर किस्म की चीज आ रही होती है, कोई हम समझते हैं कि जी नहीं एक्यूट किस्म का मस्कुलर जो है वो आ रहा है, कोई फ्लैसिड पैरालिसिस टाइप चीज आ रहा है, तो उसको भी अकॉर्डिंगली देखना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि उन बच्चों को रख के और फिर अकॉर्डिंगली हम अपने जो सारे स्टेप्स हैं उनको लें। अच्छा, आपने कहा कि सिम्टम्स देखने चाहिए। टू बी वेरी स्पेसिफिक, बहुत अगर आप टारगेटेड सिम्टम्स की बात करें, टू लिस्ट इफ यू, क्या होंगे एग्जैक्टली? उसमें जी पावर जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है आइदर इन द लिम्स, और जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की कि अगर बहुत ज्यादा हो तो फिर जो लंग्स के मसल्स हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं। बेशतर जो पेरेंट्स लेकिन आपने कहा जोड़ों का आपने जिक्र किया, हड्डियों की बात की, नहीं उसमें जी दर्द हड्डी नहीं जी, मसल्स हैं क्योंकि न्यूरॉन्स को, नर्व्स को ये इफेक्ट करता है वायरस जो है। फिर उससे जो सप्लाई मसल्स को जाती है तो मसल्स जो हैं उनकी पावर डिक्रीज होती है। उसके डिक्रीज होने की वजह से पैरालिसिस हो जाते हैं, जिसमें बाजू भी आपके इन्वॉल्व हो सकते हैं, बाजू के मसल हैं, टांगों के मसल हैं। मेनली अगर आपने देखा होगा जो हमारे पास डिसेबिलिटी के साथ बच्चे आते हैं उनमें यही चीजें होती हैं। अनलेस के कोई एक्यूट और चीज साथ में डेवलप हुई है तो फिर उसके और डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन ये क्या एकदम से वायरस हमला करता है या फिर आहिस्ता आहिस्ता इफेक्ट लेता है? नहीं जी, एकदम से हमला करता है। व्हेनेवर अ चाइल्ड इज अफेक्टेड, उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो बहुत कम है और वो फिर एकदम से उसको इफेक्ट करता है। जब भी वो करेगा वो एकदम से उसे इफेक्ट करेगा। डॉक्टर मुदस्सिर, वालिदैन ठीक है, बच्चों की सफाई, हाथ धोना, ये तमाम चीज़ों पर नज़र रखेंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ है। और कोई और तजवीज़ आप खास वालिदैन को देना चाहेंगे? आई थिंक डॉक्टर साहब ने जिस तरह मेंशन किया जी कि सफाई की, पर्सनल हाइजीन का फीको ओरल रूट जो इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन है उसके लिए उसकी बहुत एहतियात करनी ज़रूरी है। बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशन टाइम पे करवा देनी बहुत ज़रूरी है। खुदा ना खास्ता अगर एक बच्चा किसी और इन्फेक्शन से भी इन्वॉल्व हो तो उसको दूसरे बच्चों से अलहदा रखना, घर में सफाई रखना, अपने माँ का स्पेशली अपने सफाई रखना, हाथ धोना, प्रॉपर बच्चे की केयर करना, ये सब चीज़ें हैं। न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि एक अच्छी न्यूट्रिशन, जैसे मैंने पहले शुरू में जिक्र किया कि अच्छी न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी बच्चे की अगर अच्छी हो तो द एनी काइंड ऑफ वायरसेस विल नॉट अफेक्ट, बहुत ज़्यादा उसके असर नहीं करेगा। अगर बच्चा ऑलरेडी वीक हो तो जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ये पोलियो है, ये चीज़ें उनके इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आई थिंक जनरल मेजर्स जो हैं दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। वंस द इन्फेक्शन सेट्स इन देन देयर इज़ नो रिवर्सल, because you can't do an antibiotic course or something like that कि उसको रिवर्स कर दो। अच्छा, ग़िज़ा का आपने खास जिक्र किया, तो उसमें क्या क्या चीज़ें एसेंशियल हैं बच्चों के? देखिए, हाई अच्छी प्रोटीन डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये चीज़ें। राइट। लेकिन जनरली ग़िज़ा की जब आप बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स कौन से बच्चों के लिए ज़रूरी है? जी वही मैं जैसे लाइक फ्रूट्स एंड फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश जूसेस फॉर द चिल्ड्रन, दीज आर द थिंग्स व्हिच यू हैव टू लुक आफ्टर। बच्चे की ग्रोथ ठीक हो रही है,
proper pediatrician के साथ follow up बहुत ज़रूरी है to find out that you know their baby is growing in weight and height. ये दोनों चीज़ों को देखते हुए you know guidelines इसके ऊपर ही बेस करती हैं. राइट डॉक्टर मुदस्सिर, थैंक यू सो मच. पैनल में हमें एक और डॉक्टर अभी ज्वाइन करने जा रहे हैं. फिलहाल वक्फा एक लेंगे और फिर हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर नवीद. अब हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नवीद ने. खास पीडियाट्रिशियन है ये. बच्चों की सेहत से रिलेटेड अगर बात करनी सो इज द बेस्ट पर्सन टू टॉक टू अबाउट इट. डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच जी. डॉक्टर नवीद, कहा जाता है पोलियो वैक्सीनेशन इज द सेफेस्ट वैक्सीन. ये बात कितनी ठीक है? पोलियो वैक्सीन बेसिकली दो तरह की होती है, किल्ड और एक लाइव वैक्सीन. जो किल्ड वैक्सीन आती है ये इंजेक्शन की फॉर्म में आती है जो कि बिल्कुल सेफ है, और दूसरी तरफ जो लाइव वैक्सीन होती है वो कतरों की फॉर्म में आती है जिसकी सेफ्टी में कोई शक नहीं है, बिल्कुल सेफ है. और जो जब भी दी जाती है इसमें कोई चांस नहीं होता कि बच्चे की सेहत को कोई नुकसान पहुंचेगा. राइट. अच्छा डॉक्टर उस्मान, ये बात मैं पहले भी करना चाह रही थी, आई रादर आस्क यू नाउ, कि क्यों लोग डरते हैं ये वैक्सीन देने से? क्यों एक जहन में कह लीजिए एक ब्लॉकेट डाला हुआ है लोगों ने कि ये वैक्सीन नहीं देनी, हालांकि जिस तरह अभी ये बात हुई कि सेफेस्ट है. एक जनरली जी कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, बहुत से लोग जिसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ के साथ बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं. तो पेरेंट्स में भी एक मिसकॉन्सेप्शन है, सोसाइटीज़ के बीच में भी है कि जी ये देंगे तो हो सकता है कि जी आगे इनके बच्चे वगैरह ना हो या कोई और ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसको बड़ी हद तक दूर किया जा सकता है थोड़ी मोटिवेशनल टॉक के साथ, थोड़ा उनके साथ और ज़्यादा इंटरेक्ट करने के साथ. और जनरली हमारे यहाँ एक रवैया ये होता है कि लोग बजाय मोटिवेट करने के एग्रेसिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिसको आप बता रहे हैं वो बजाय पॉजिटिव उसे लेने के मजीद नेगेटिव में चला जा रहा है कि जी ये गुस्से से कह रहे तो इसका मतलब है ज़रूर कोई गड़बड़ है. तो मेरे ख्याल में सिर्फ एक मिसकॉन्सेप्शन है, बाकी जितना भी इसमें बताया गया है, देखा गया है, ऐसी कोई बात नहीं है. जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जी सबसे सेफेस्ट है, तो मेरे ख्याल में इसको प्रमोट करना चाहिए. मोटिवेशनल जो है हमारी एक्टिविटीज़ और ज़्यादा होनी चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को, और जो नोटेबल्स होते हैं उन लोगों को भी इस चीज़ का बताएं ताकि वो अपनी कम्युनिटीज़ के बीच में इसको मज़ीद ज़्यादा लोगों को बताएं. डॉक्टर नवीद, डेफिशिएंसीज जो कमियां होती हैं एक बच्चे की ग्रोथ में जब वो नोटिस की जाती हैं, वाइटामिन्स कह लीजिए, पूरी डेवलपमेंट बच्चों की डेवलपमेंट में जो वाइटामिन्स एसेंशियल हैं जो ज़रूरी हैं वो क्या क्या है? देखिए पहली बात तो ये बच्चे की जो न्यूट्रिशन है या ग़िज़ाई ज़रूरत है ये शुरू होती है माँ के पेट से ही. अगर जो माँ प्रेग्नेंट है अगर वो अपनी खुराक पूरी तरह नहीं लेगी तो जो बच्चा माँ के पेट में है उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकेंगी. उसमें आयरन डेफिशिएंसी, सारी ग्रोथ पैरामीटर्स जो होंगे वो बहुत ही हद तक कम होंगे अगर माँ की खुराक पूरी नहीं है और बच्चा कमज़ोर पैदा होगा. उसके बाद बच्चे की पैदाइश के बाद जो सबसे ज़्यादा मसला होता है जो बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरत में हर्डल्स प्रॉब्लम क्रिएट कराता है वो है लैक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग. माँ का दूध. माँ का दूध वो खुराक है जो फुल ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स होता है और जो बच्चे की मेंटल फिजिकल ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा मसला लैक्टेशन फेलियर है, और ये पाकिस्तान में लैक्टेशन फेलियर दुनिया के कुछ उन ममालिक में है जहाँ लैक्टेशन फेलियर बहुत ज़्यादा है, अफ्रीका के साथ. इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इस पर काम करने की ज़रूरत है. जिस तरह हम पोलियो के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को हम मोटिवेट करते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन्स और प्रिंट मीडिया सारी इन चीज़ों को मुखातिब करता है. मेरे ख्याल में अगर हम एक बहुत ही सेहतमंद कौम बनाना चाहते हैं जो मेंटली फिजिकली फिट हो टू कम्बैट द चैलेंजेस ऑफ सोसाइटी, तो उसमें बच्चे का जो माइंड स्ट्रांग होगा, फिजिक्स स्ट्रांग होगी, वो शुरू होती है माँ के दूध से. ठीक है. उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इशू आता है ग़िज़ाई ज़रूरियात की जो कमी होती है वो 5वें-6वें महीने में जब बच्चे को सॉलिड्स वगैरह शुरू करवाए जाते हैं तो समहाउ उसकी आगाही पूरी कौम में नहीं है. वो चीज़ें दी जाती हैं जिनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू समहाउ इतनी ज़्यादा नहीं है. कोशिश करें कि हम इस पे कैंपेन रन करें सारे मिल के, आई मीन मेडिकल प्रोफेशन वाले, मीडिया वाले, गवर्नमेंट सेक्टर से जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, दे मस्ट सिट टुगेदर और आपस में एक कैंपेन रन करें जिसमें एक आने वाली जो जनरेशन है उसमें किसी किस्म की ग़िज़ाई अजनास की कमी ना हो, और उसमें कोशिश करें कि जो डिब्बे में बंद चीज़ें होती हैं जिनको हम प्रोसेस्ड फूड कहते हैं उनको अवॉइड किया जाए. घर में फ्रेशली कुक्ड चीज़ें, वेजिटेबल प्योरीज हैं, फ्रूट प्योरीज हैं, उसके अलावा जो घर में खाना पक रहा है, फिंगर फूड है,
یہ چیزیں بچوں کو زیادہ موٹیویٹ کریں. اس کے ساتھ جو میں ایک ایڈیشنل چیز بتانا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں بچوں میں ایٹنگ پریکٹسز بہت خراب ہو رہی ہیں ڈیو ٹو سم ہاؤ انوالومنٹ آف گیجٹس, ڈیو ٹو ویڈیو گیمز اینڈ ایوری تھنگ. اور پھر بھی تھوڑا سا ماں باپ کی طرف سے بھی تھوڑا سا ان میں اتنا فوکس نہیں کیا جاتا کہ جنک فوڈ کو زیادہ انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے. جنک فوڈ کے اپنے نقصانات ہیں, وہ بھی سارے پروسیسڈ فوڈ ہیں. تو جہاں تک بچوں کے صحت کا تعلق ہے, غیر ضروری چیزوں سے پرہیز کریں اور جو ضروری چیزیں, جتنی ضروری چیزیں صحیح ٹائم پہ ان کا استعمال کیا جائے. ایک بہت بڑا پولیو کیمپین لے کر آ رہی ہے, مزید ایک اور کیمپین آ رہا ہے جس میں ٹارگٹ کیے جائیں گے تقریباً 40 ملین بچے پاکستان بھر میں پولیو ویکسینیشن کے لیے. اب یہ 40 ملین بچے پاکستان بھر میں پھیلے ہوئے ہیں. کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اس پولیو ویکسینیشن کو سمجھا ہی نہیں جاتا, اس کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے لوگوں کو. لوگ شاید تھوڑا گھبراتے بھی ہیں. اگین ڈاکٹر عثمان ابھی بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے اس پر, لیکن مزید ان لوگوں کو کیسے کنونس کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اب جو تھوڑا بہت بھی پولیو پاکستان میں بچا اسے ختم کرنا ہے مکمل طور پر. میں سمجھتا ہوں جی اس میں جو ہماری پاکستان کے بیچ میں پولیو کی کیمپین چل رہی ہے یہ بہت آرگنائزڈ ہے. جس طرح سے اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور کیپنگ ان ویو دا ابلٹی آف دا ویکسینیٹرز کہ اس کو ہم کتنے گھر الاٹ کریں گے کہ وہ آسانی سے جائے, اس دوران اس نے وہاں پہ ان سے بات بھی کرنی ہے, ان کو ویکسین بھی پلانی ہے. تو انہوں نے جو ایک ایک ٹیم ہے نا جی, اس کو کوئی 90 سے لے کر 110 گھر دیے ہوئے ہیں کہ وہ جائیں اور اس کے بیچ میں پھریں تاکہ وہ وہاں پہ لوگوں سے بات بھی کریں اور ان کو کریں. اسی طرح سے مختلف وارڈز بنائے گئے ہیں, یونین کاؤنسلز ہیں, ان کے لیولز کے اوپر ہر جگہ پہ مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے. اس وقت میڈیا جو ہے ہمارا سب سے فورسفل ایک وہ ٹول ہونا چاہیے. وہ اس لیے کہ آلموسٹ ہر گھر کے بیچ میں, چاہے وہ امیر ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے افورڈنگ ہے, چاہے نان افورڈنگ ہے, اس میں یہ چیز موجود ہے. اور پرائم ٹائم جو ہے اس کے بیچ میں اگر ریپیٹڈلی یہ چیزیں کی جائیں, اس میں چھوٹے چھوٹے بشک ٹکرز چلا دیے جائیں, چھوٹی چھوٹی ٹاکس دے دی جائیں, تو اس کو لوگ بہت افیکٹولی لیتے ہیں. تو جب اس طرح سے ہم کیمپینز چلائیں گے اور جو پرسنل کانٹیکٹ ہے اس کو بھی انکریز کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہمیں بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے. اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جی تقریباً 4 کروڑ بچے جو ہیں ان کو ہم نے اس دفعہ ٹارگٹ کیا ہے کہ ان کو پولیو ویکسین پلائی جائے گی, تو انشاءاللہ میں امید کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس بہت اچھے ریزلٹس آئیں گے اور جو نمبر ہے وہ بھی ہمارا ڈیکریز کرے گا. رائٹ, پریونشن از بیٹر دین کیور, یہ بات تو تاریخی ہے. لیکن ڈاکٹر نوید, لوگ جنرلی ویکسینیشن کے کانسیپٹ سے, دوائی لینے کے کانسیپٹ سے بڑے گھبراتے ہیں. پہلے بیمار ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دوائی لے لیں یا ویکسینیشن لگوا لیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ پہلے سے پریونشن کر لی جائے؟ جب اتنی دنیا بھر میں ویکسینیشن آ چکی ہیں, سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, تو اس چیز کو اویل کیوں نہیں کرتے؟ خاص کر ہمارے ملک پہ تھوڑا سا یہ ایک کہہ لیجیے کلچرل سوشل ایک بیریئر ہے, اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس فالس بلیو کو انڈیویجول لیول پہ بھی ورک کرنا پڑے گا, اجتماعی لیول پہ بھی کرنا پڑے گا, اور بڑے افیکٹو طریقے سے آل دوز پیپل ہو آر ویری ایکسپرٹ ان کمیونیکیشن, کاؤنسلنگ. تو یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی, کیونکہ ہمارے ہاں خواندگی کی شرح زیادہ نہیں ہے, لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ان کو آئیڈیا نہیں ہے کسی بیماری سے کیسے بچا جا سکے, ان کو بتانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ صرف ان پڑھ لوگوں میں, بلکہ میں نے یہ بات نوٹ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ویل ٹو ڈو فیملی سے ہیں, ان میں رجحان ہے کہ پولیو کے قطرے نہیں پلانے. وہ ڈرتے ہیں, وہ ڈرتے ہیں, اسکولوں میں روکتے ہیں کہ پولیو کی ٹیمز آئیں تو بچے چھپا لیتے ہیں. جو میں نے ابھی تک اس چیز کو کنکلوڈ کیا ہے اس کی ریزن ہے وہ پولیو کے قطروں پہ فوکس کرنے کی بجائے جو پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیمیں ہیں ان پہ فوکس کرتے ہیں, ان کا ظاہری حلیہ اور ان کی ظاہری حالت کیسی ہے. یہ غلط بات ہے. اس کا پولیو کی ویکسین کی ایفیکیسی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ان کا مین فوکس یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ڈیلیور کی جائے. اس میں اب ڈیلیور کرنے والا ہو سکتا ہے پنجابی بولے, ہو سکتا ہے ان کی جو ایک اپیرنس ہے وہ ان کے میچ نہیں کرتی, جس کی وجہ سے وہ ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں. تو غریب لوگوں میں ہے کہ لیک آف نالج, اور جو تھوڑے سے ہائی اینڈ پہ لوگ ہوتے ہیں ان کا سوشل ایک وہ ان سے میچ نہیں کر رہا ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ شاید پولیو کے قطروں میں کوئی مسئلہ ہے. اس لیے میں تھوڑا گائیڈ کر دوں گا کہ پولیو کے قطرے جو اس پہ اگر وہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ ایکسپائری ڈیٹ بھی مینشن ہوتی ہے, اور اس کے اوپر ایک نشان بنا ہوتا ہے جس کے ویکسین وائل مارکر کہتے ہیں, اور وہ ہیٹ لیبائل ہوتا ہے. اگر وہ ویکسین خراب ہوتی ہے تو وہ بلیک ہو جاتا ہے.
تو اگر وہ وائٹ ہے اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ ٹھیک ہے اور تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. تیسری بات میں ایک اور جو کہوں گا بہت ہی ویلڈ چیز ہے کہ جب ہم ان کو بتاتے ہیں, یہ تھوڑا سا لیک آف ٹرسٹ ہے, تو ان بہت سارے فیئر, فوبیاز اور متس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے اجتماعی کوشش ہونی چاہیے. Right. So, Dr. Usman, finally, last word from you. Polio vaccination safe ہے؟ جی بالکل سیف ہے جی. جس طرح پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر بات کی کہ سیف ہے, اسے استعمال کیا جائے, یوزفل ہے, اس کو استعمال کیا جائے. جو بھی ہمارے پاس چیز آ رہی ہے بہت سیف ہے, ویری سیف. اللہ کا شکر ہے کہ اتنے عرصے میں, جتنے عرصے سے میں بھی اس فیلڈ میں کام کر رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب بھی کام کر رہے ہیں, تو ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہے کہ ویکسین کی وجہ سے کوئی ایسا ایفیکٹ ہوا ہو جو بیماری کی طرف لے کر کے چلا گیا. بلکہ اس نے بچایا ہی آج تک. ویل تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ آپ دونوں کا.